हेलो एवरीवन। आज मैं कुछ नया ट्राई करने जा रहा हूँ जो कि बच्चों के डिमांड पे मैं लाया हूँ। उनको मैं आए हुए क्वेश्चन से जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, फाइनल एग्ज़ाम में, उसके थ्रू उनका उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। और इस पेपर में आप देखेंगे लगभग लगभग सोशल साइंस का पेपर है और इसमें 80 क्वेश्चंस एमसीक्यू से पूछे जाते हैं और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप है। ठीक है, वो सारा क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व कराऊंगा। मेरा नाम बालाजी दुबे है और इसमें हम एक साथ सब सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक, और आने वाले समय में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पर डे 20 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग लगभग 4 दिन लगेगा 4 डे एमसीक्यू ख़त्म होने में, और 2 डे लगेगा लॉन्ग आंसर कंप्लीट करने में। मतलब 6 डे में लगभग लगभग एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सोशल साइंस का, और लगभग लगभग 5 ईयर का पेपर करेंगे ताकि आपका सारा पेपर 5 साल का पेपर हो जाएगा, तो आपको भी हेल्प मिलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब पिछले साल का आया हुआ पेपर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन देखेंगे, कम समय में इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो और आपको इसमें बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो जो मैं डेटा बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाऊंगा, उसको लिखने का भी कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन, विच इंडियन रीजन इज नॉट रिच इन मिनरल्स? खनिज पदार्थों में कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? तो कौन सा भारतीय क्षेत्र समृद्ध नहीं है? क्या आंसर मालवा प्लेट्यू होगा, लद्दाख होगा, या छोटा नागपुर प्लेट्यू है, गैंजेटिक प्लेन? तो आंसर होगा गैंजेटिक प्लेन। इसमें आपको खनिज पदार्थ, मिनरल्स नहीं पाया जाता है। अच्छा, तो हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन सा प्लेट्यू कहाँ है। हमें ये पता, गैंजेटिक प्लेन मतलब ये हुआ कि गंगा का मैदान, जैसे ये भारत का नक्शा है। ठीक है, ये भारत का नक्शा है, तो जहाँ से गंगा उत्तराखंड से निकल के ऐसे जा रहा था, इसके आसपास के एरिया को हम गैंजेटिक प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे? गंगा का मैदान। ठीक है, इस साइड होता है एलुवियल सॉइल। क्या होता है? एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो खनिज पदार्थ गैंजेटिक प्लेन का खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ होता है, मिनरल्स, इसको हमको तो जानना होगा। तो ये आप पहले, हम लोग प्लेट्यू एरिया पे होता है, तो प्लेट्यू एरिया देख ले भारत में कहाँ कहाँ होता है। इस नक्शा में मैं बनाने जा रहा हूँ भारत का नक्शा और कुछ प्लेट्यू एरिया। ठीक है, जिसको आप अभी समझेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए ये भारत का नक्शा है। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे क्या एरिया पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गुजरात राजस्थान के एरिया पे ये एरिया, ये इसका नाम है मारवाड़ प्लेट्यू। क्या नाम है? मारवाड़ प्लेट्यू। इसको लिखते जाइएगा, मारवाड़ पठार। ठीक है, इसके बगल में आएगा आपको ये आ जाएगा आपको मालवा का ये प्लेट्यू। ये क्या आ जाएगा? मालवा। मालवा का प्लेट्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पठार। आगे बढ़े, इसके बगल में आ जाएगा बघेलखंड। बघेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू। इसके ऊपर आ जाता है बुंदेलखंड। क्या आ जाता है? बुंदेलखंड, यूपी में पड़ता है बुंदेलखंड प्लेट्यू। ठीक है, ये सब पठार एरिया है। और इसके बगल में बघेलखंड प्लेट्यू क्या आ जाता है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या आ जाता है? जो बंगाल झारखंड एरिया का है। बघेलखंड आपको एमपी छत्तीसगढ़ के एरिया में आ जाएगा। ये बुंदेलखंड, ये मालवा, मतलब इसके आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या हो जाएगा? प्लेट्यू। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा साउथ में डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, इधर इसके नीचे आ जाएगा कर्नाटका प्लेट्यू। इसके बगल में आ जाएगा तेलंगाना प्लेट्यू। कोई दिक्कत? और इधर है लद्दाख का प्लेट्यू पठार, लद्दाख प्लेट्यू। तो ये आपको जानना जरूरी है कि भाई मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है, मालवा प्लेट्यू कहाँ है, मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ है, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, कर्नाटका प्लेट्यू कहाँ है। जब ये आप जान जाएंगे तो
आपको समझ में आ जाएगा क्या, इस डायग्राम को बना लीजिएगा आप लोग। तो जो आप मालवा प्लेट्यू देख लिए, कहाँ पे था मालवा प्लेट्यू, ये वाला एरिया जो मैंने ये बताया, ये मालवा प्लेट्यू हो गया। लद्दाख प्लेट्यू, ये ऊपर वाला लद्दाख प्लेट्यू हो गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया। ठीक है, उसके बगल में बघेलखंड है, उसके ऊपर बुंदेलखंड है। तो मैंने आपको सारा बता दिया। ये इस प्लेट्यू एरिया पे आपको क्या मिलता है, खनिज मिलता है। तो क्या गंजेटिक प्लेन में खनिज मिलेगा, नहीं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ठीक है, इसको आप डायग्राम बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंथ्रेसाइटिक कोल। एंथ्रेसाइटिक कोल, कोयले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है एंथ्रेसाइटिक कोल में। क्या इट इज़ अ बेस्ट क्वालिटी, ये सर्वोच्च कोटि का है। इट कंटेन 30% कार्बन, या क्या ये 30% कार्बन रखता है। दिस इज कॉल्ड ब्राउन कोल, क्या इसको ब्राउन कोल कहते हैं, या ऑल ऑफ दिस। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इट इज़ अ बेस्ट क्वालिटी कोल, क्या है, इट इज़ अ बेस्ट क्वालिटी कोल। अच्छा, ये होता क्या है, टाइप ऑफ कोल क्या होता है, कोल क्या होता है। ठीक है, पहले आप टाइप ऑफ कोल जान लीजिए, कोल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, एंथ्रेसाइटिक, एंथ्रेसाइटिक, ठीक है, एंथ्रेसाइटिक कोल, बिटुमिनस कोल, उसके बाद लिग्नाइट और पीट। ये 4 टाइप का कोल होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप का। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का कोल होता है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा अच्छा होता है एंथ्रेसाइटिक कोल, बेस्ट क्वालिटी। इसमें लगभग आपको 85 से 95% कार्बन होता है। कार्बन का मात्रा 85 से 95% होता है। बिटुमिनस में उससे कम होता है, बिटुमिनस में उससे कम लगभग 60 से 85 के बीच में होता है। एक कोई फिक्स नहीं है, इस 60 से 85 के बीच में बिटुमिनस कोल। उससे कम लिग्नाइट में होता है, उससे कम पीट में होता है। ठीक है, लेस देन 40% कार्बन। कार्बन का परसेंटेज पीट में सबसे कम होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कौन से टाइप ऑफ कोल में होता है, एंथ्रेसाइटिक कोल में होता है। ठीक है, अब आप हमें बताइए कि आखिर ये परसेंटेज ऑफ कोल कैसे बढ़ता है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोल कैसे बनता है, जो भी पेड़ पौधा जंतु धरती के अंदर दब के रह जाता है, तो यही चीज़ चेंज होता है किसमें, कोयला में। किसमें, कोयला में, कोल में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, कोल में। और ये जितना पुराना होगा, जितना ज़्यादा पुराना होगा, वो उतना बेस्ट क्वालिटी होगा। मतलब एंथ्रेसाइटिक कोल सबसे पुराना होगा। ठीक है, ओल्डेस्ट कोल होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कार्बन परसेंटेज कितना है, 85 टू 90। कितना है, 85 टू 90%। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़े, हम आगे बढ़ें। तो बेस्ट क्वालिटी कोल कौन सा हो गया, एंथ्रेसाइटिक कोल बेस्ट क्वालिटी है। क्या इसमें 30% कार्बन होगा, नहीं होगा। ब्राउन कोल, ब्राउन कोल हम लोग लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं, ब्राउन कोल, लिग्नाइट को। ये भी आपको ध्यान रखना है, किसको कहते हैं, लिग्नाइट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउन कोल। क्या कहते हैं, ब्राउन कोल। आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। एक चीज ये चीज याद रखिएगा। और भारत में कौन सा टाइप ऑफ कोल मिलता है, भारत में बिटुमिनस कोल मिलता है। तो बहुत सारा आपको डेटा मिला इसमें कि भारत में बिटुमिनस कोल ज़्यादा है। एंथ्रेसाइटिक कोल सबसे बढ़िया होता है, जिसमें 85 से 90% कोल होता है। और कोल वही सबसे अच्छा होता है जो बहुत पुराना धरती पे दबा हो। ठीक है, और लिग्नाइट कोल को हम ब्राउन कोल कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया है। और पिट क्या होता है, व्हाट इज पिट। पिट होता है, मान लीजिए आप कभी जंगल उंगल में गए होंगे, जंगल में जाएंगे तो आप किनारे किनारे में देखेंगे कि पत्ता उत्ता गिर के वो पत्ता काला रंग का हो गया है। ठीक है, किनारे पे वो गिर के वो पत्ता काला रंग का हो गया। उसको भी अगर आप जलाएंगे ना तो पूरा काला रंग का धुआं निकलेगा। उसको हम, ये जो है ना, ये जो जला रहे हैं, इसी को हम पिट कहते हैं, जो काला रंग का बन जाता है। ठीक है, जंगल उंगल में जाएंगे या पेड़ पौधा पत्ता ज़्यादा दिन से गिर के भरा हुआ है, उस वो भी जल के क्या निकलता है, धुआं निकलता है। और उसको हम क्या कहते हैं, पिट। क्या कहेंगे, पिट। आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, विच रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। कौन सा रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने में काम आता है। सीमेंट निर्माण के लिए किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है, किस कच्चे माल का आवश्यकता होती है बताइए। लाइमस्टोन, क्या लाइमस्टोन का, बॉक्साइट का, या जिप्सम का, या सबका, तो सबका। ठीक है, सबका यूज होता है किस चीज में, आपको सीमेंट बनाने में। ठीक है, ये लाइमस्टोन मेन एजेंट है जो आपको सीमेंट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। जिप्सम जो यूज होता है, जिप्सम जिप्सम ये इसलिए यूज होता है ताकि सीमेंट देर से हार्ड हो। क्या हो, सीमेंट देर से हार्ड हो। जिप्सम यूज होता है ताकि सीमेंट देर से हार्ड हो। ठीक है, और बॉक्साइट यूज होता है ताकि सीमेंट जल्दी हार्ड हो, ताकि जल्दी हार्ड हो। जिप्सम लेट से हार्ड हो, बॉक्साइट जल्दी हार्ड हो, इसको ध्यान रखिएगा। और सीमेंट के लिए सब कुछ यूज होता है। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन विच सीजन रबी क्रॉप सोन, रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, क्या होगा, शीत ऋतु, विंटर। विंटर में आपको रबी का फसल बोया जाता है। ठीक है, तो आप कुछ कुछ नोट कर लीजिए पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नोट कीजिए। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, रबी क्रॉप। ठीक है, आपको अक्टूबर और दिसंबर में क्या होता है, बोया जाता है। विंटर में क्या होता है, सोन बोया जाता है। कब, विंटर में, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्वेस्ट मतलब काटा कब जाता है, हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको, अप्रैल और जून में। कब, अप्रैल टू जून। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप को याद रख लीजिए, ये एग्जाम में आपको पूछेगा इंपॉर्टेंट क्रॉप। ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा, गेहूं, क्या आ जाएगा, गेहूं, जौ, ठीक है, चना, सरसों, मटर, मसूर। याद रहेगा, याद रहेगा। ये सब रबी क्रॉप है। कौन सा है, सब रबी क्रॉप है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है और काटा जाता है अप्रैल जून में। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, मसूर। ठीक है, और एक हो जाता है खरीफ क्रॉप। क्या हो जाता है, खरीफ क्रॉप। रबी क्रॉप देख लिए, खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जून और जुलाई में बोया जाता है। जून जुलाई में क्या कहेंगे, सोन बोया जाता है। कब, जून जुलाई में। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, हार्वेस्ट काटा कब जाता है, काटा कब जाता है, सितंबर और अक्टूबर में। ठीक, याद रहेगा। इसका एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल। ठीक है, धान, मक्का, ठीक है, ज्वार, बाजरा, ठीक है, कपास, सोयाबीन, ठीक है, मूंगफली, याद रखिए, और गन्ना। सब चीज़ नोट करके रखिएगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, ठीक है, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना। इसका याद करने का तरीका जी देखिए, खरीफ क्रॉप में ज़्यादातर आ का मात्रा आ रहा होगा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, सोयाबीन, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली, मूंगफली को छोड़ के गन्ना। ठीक है, लगभग लगभग सब में क्या आ रहा होगा, आ का मात्रा आ रहा होगा, लेकिन इसमें आ का मात्रा नहीं होगा। देखिए, गेहूं, जौ, चना, एक चना छोड़ दिए, सरसों, मटर, मसूर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसका सोइंग सीजन याद रखिएगा, हार्वेस्टिंग सीजन याद रखिएगा कि ये अक्टूबर दिसंबर में, ये अप्रैल जून में काटा जाता है। खरीफ में जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिए, एमसीक्यू के तरफ से आप आगे बहुत कुछ सीख लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आएगा आपको तो आप बहुत कुछ सीख लेंगे। ठीक, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा। जितना पढ़ाएंगे उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, सब इसके बाद आ जाता है, विच स्टेट गेट्स बेनिफिट फ्रॉम गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट।
गंडक रिवर वैली प्रोजेक्ट से किस स्टेट को बेनिफिट मिला है? गंडक नदी घाटी परियोजना से किस राज्य को लाभ मिलता है? क्या बिहार को मिलता है? जी बिल्कुल, गंडक बिहार में भी फ्लो होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है और मध्य प्रदेश में भी होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। गंडक नदी, अच्छा एक बात बताइए, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी। ठीक है। अब बिहार में ऐसे ही नदी फ्लो होता है, याद रखिएगा। ऐसे अगर लगभग बिहार रेक्टेंगुलर शेप का है तो पहले आएगा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो याद रखिएगा, ऑल ऑफ द अबव हो गया। ऑन विच रिवर हीराकुंड डैम कंस्ट्रक्टेड? हीराकुंड डैम कौन से नदी पे है? हीराकुंड डैम, इसको याद रखिए कि हीराकुंड डैम कौन सा नदी पे है? हीराकुंड डैम महानदी पे है। कौन सा नदी? महानदी। याद रहेगा, हीरा किसके पास रहेगा? महान आदमी के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? महान आदमी के पास रहेगा। याद रहेगा, ऐसे लिंक करके याद रखिएगा, नहीं तो याद नहीं होने वाला है। ठीक है, हीराकुंड डैम महानदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है, कृष्णा रिवर पे कौन कौन सा ट्रिब्यूटरी डैम है? डैम मतलब हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो आपको समझ में आ गया, महानदी। अब कृष्णा नदी पे कौन कौन सा बांध है, इसको देख लीजिए। कृष्णा नदी पे लिख लीजिए, नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम किस पे है? कृष्णा। ठीक है। श्री सैलम डैम किस पे है? और अलमाइटी डैम। देखो, कृष्णा जी नाग से लड़े थे तो याद रहेगा नागार्जुन सागर डैम। ठीक है। अलमाइटी डैम, अलमाटी डैम कहाँ पे है? किस पे है? कृष्णा नदी पे है, याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, देखिए महानदी के बारे में भी हम लोग जान गए कि उस पे हीराकुंड डैम है। कृष्णा नदी पे भी जान गए कि कौन कौन सा डैम कृष्णा नदी पे है। अब तुंगभद्रा भी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तुंगभद्रा नदी पे ये क्वेश्चन पूछता है कि तुंगभद्रा नदी किस नदी का ट्रिब्यूटरी है? तो कृष्णा का ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है। ठीक है, याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे आप? कृष्णा का ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा है। कृष्णा जी तंग करते थे, तंग, तो याद रहेगा तुंगभद्रा किसका ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा का, याद रखिएगा। अब श्रावती नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? श्रावती नदी ये भी इंपॉर्टेंट आ जाता है, श्रावती नदी। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जॉग फॉल है। कौन सा? जॉग फॉल। ठीक है। जलप्रपात कौन सा है? जॉग जलप्रपात। कहाँ पे, कौन सा नदी बनाता है? श्रावती। ये कहाँ पे है जॉग फॉल? कर्नाटका में। कहाँ पे है? कर्नाटका। कहाँ पे है? कर्नाटका। तो आपको एक क्वेश्चन मिला। ठीक है, कर्नाटका में जॉग फॉल है। अब भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल, जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुंचिकल। कौन सा? कुंचिकल। कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है। ये कौन सा नदी बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, वराही नदी बनाता है। कौन सा? वराही नदी। वराही रिवर क्या बनाता है? कुंचिकल वाटरफॉल। ठीक है। इसका हाइट सबसे लंबा है तो पता होना, 455 मीटर का होता है। ठीक है। कहाँ पे है ये? कर्नाटका में। ये फैक्ट आपको याद रखना है, कभी भी एग्जाम में पूछ देगा। सबसे बड़ा वाटरफॉल भारत में कुंचिकल। ठीक है। कौन नदी बनाता है? आपको वराही नदी बनाता है, 455 मीटर का है और किस राज्य में है? कर्नाटका में। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, सातवां क्वेश्चन। कौन सा, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल्स ऑयल? ठीक है, खनिज तेल उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? सबसे ज़्यादा मिनरल ऑयल कौन सा देश बनाता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, यूएसए। आप लोग चाइना मत मानिएगा, अमेरिका आंसर होगा। क्या होगा? अमेरिका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा? अमेरिका। ठीक है। मिनरल ऑयल क्या होता है? खनिज तेल। आप देखेंगे कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है उसी को रिफाइन करके क्या बनता है? मिनरल ऑयल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन द ओशन? कुल जल के कितनी प्रतिशत महासागरों में है? ठीक है, महासागर समुंदर में कितना परसेंट पानी है हम लोग जो पी नहीं पाते हैं? 96.5। याद रखिएगा, 96.5% वाटर कहाँ है? समुंदर में। और सब वाटर कैसे है? और सब वाटर कहाँ है बताइए, किस रूप में है?
ग्लेशियर में है। किस में? ग्लेशियर, हिमनद जो बर्फ़ बन जाता है। दूसरा आपको ग्राउंड वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो आपको ज़मीन के नीचे स्तर पे जो पानी है उसको ग्राउंड वाटर कहेंगे, वहाँ पे पानी है। और कहाँ है? ग्लेशियर, जो पानी बर्फ़ बन चुका है उस रूप में हमारा पीने वाला पानी है। ठीक है, 96.5% पानी कहाँ है? समुंदर में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय, कहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर? सार्क का हेडक्वार्टर आपको पड़ता है कहाँ? नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, सबसे पहले सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू। अब लेकिन हमको सार्क के बारे में भी जानना है, नहीं जानेंगे? जानेंगे ना? ठीक है, तो सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए। सबसे पहले सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन, ये एग्जाम में पूछ देगा, साउथ एशियन एसोसिएशन, संगठन है फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोई दिक्कत? इसमें 8 कंट्री है। कितने देश हैं? 8। कितने देश है? 8 कंट्री है इस संगठन में। कौन कौन से हैं? भारत के सब पड़ोसी देश हैं, भारत के सब पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। इसमें आप देखेंगे भारत का एक नेबरिंग कंट्री नहीं है। ये जो सार्क नेशन बनाया गया था ये मेनली उसी चीज़ के लिए बनाया गया, अगर डीप नॉलेज जाएंगे तो। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया? ताकि हम चाइना को टैकल कर पाएँ। चाइना इतना जल्दी ग्रोथ कर रहा था साउथ एशियन रीजन में, इसी को हम रोकने के लिए 8 कंट्री का संगठन बनाए, जिसमें पाकिस्तान को भी हम रखे हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? कौन आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में? क्या सेल्यूकस निकेटर आया था या मेगस्थनी आया था? मेगस्थनी आया था। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकेटर निकेटर से लड़े थे, ठीक है, कब? 305 बीसी में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकेटर निकेटर से लड़े थे कब? 305 बीसी के आसपास। ठीक है, तब उन्होंने मेगस्थनी को, जिन्होंने इंडिका एक किताब लिखा है, ठीक है, भारत में रखे अबाउट इंडिया, तब जब सेल्यूकस निकेटर हार गए थे तो वो अपना एम्बेसडर के रूप में किसको भेजे थे? मेगस्थनी को। ठीक है, किसको भेजे थे? मेगस्थनी को, तो याद रहेगा। और जब ये हार गए थे तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलिना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकेटर निकेटर को 500 एलिफेंट, हाथी गिफ्ट किया था। क्या किया था? गिफ्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य 500 एलिफेंट किसको दिया था? सेल्यूकस निकेटर को। ठीक है, 305 बीसी में हराया था, तब उन्होंने मेगस्थनी को उनके कोर्ट में भेजा था। समझ में आ गया? 11वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट का अदर नाम क्या है? गांधी इरविन पैक्ट का किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता। किस नाम से? दिल्ली एग्रीमेंट। दिल्ली में ये एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट। ये कब हुआ था गांधी इरविन पैक्ट? 1931। याद रखिएगा, 1931, 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931। कैसे याद रखेंगे? इरविन में आई आता है, तो 1931। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान? खान अब्दुल गफ्फार खान किस संगठन की स्थापना की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछता है आपको। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने फाउंडर किया था। कौन सा? खुदाई खिदमतगार। उसके बाद हो जाता है कि भाई अब जैसे ये तो आंसर हो गया खुदाई खिदमत, लेकिन जैकोबिन क्लब कौन किया था? बताइए, जैकोबिन क्लब कौन किया था? बताइए। टीपू सुल्तान। कौन?
टीपू सुल्तान, याद रखिएगा। जब ये लगभग 1794 के आसपास, ठीक है, जैकोबिन क्लब का था, जब ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो रहा था, ये, ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद इन्होंने क्या किया था, जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। कब किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, 1939। मुस्लिम लीग का फाउंडर नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। ये सब याद रखिएगा, जब ये एमसीक्यू में पूछा है तो अगली बार ये भी आंसर पूछ देगा, ठीक है। हाउ मेनी मेंबर आर इन साइमन कमीशन, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। कितने थे, 7 मेंबर, ठीक है। ये 1927 में ये बना था साइमन कमीशन। अच्छा, साइमन कमीशन क्यों बना था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसका रिव्यू करने के लिए 1927 में क्या बना, साइमन कमीशन। और दूसरा कि भारत का संविधान आगे कैसा होगा उसके बारे में भी ये कमेटी क्या करता है, रिव्यू करता है। और उसके बाद एक नया लगा साइमन गो बैक, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो 7 मेंबर थे, कब बना था, 1927 में। और क्यों बना था, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1919 में, उसका रिव्यू करे कि कैसा चल रहा है और भारत का आगे का संविधान कैसा हो, इसलिए बना था, ठीक है। आगे बढ़ते थे 14 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट, ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट का प्रेसिडेंट कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जन गलती करता है। ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट के प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी, याद रखिएगा। लगभग 23 नवंबर 1919 में ये प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। और खिलाफत मूवमेंट क्यों हुआ था, खिलाफत मूवमेंट जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड वार 1, ठीक है, तो आपको टर्की के खलीफ थे, ऑटोमन एम्पायर चलता था, उनको राज्य से हटा, मतलब उनको शासन से हटा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे मुस्लिम लोग जो थे वो प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, महात्मा गांधी। और ये ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट किसके साथ जाके मिल गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी चला रहे थे 1920 में। इसको भी याद रखें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये कब चालू हुआ था, 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ था, 1920। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड, गदर पार्टी कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ था, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में 1913 में, याद रखिएगा। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना की, सैन फ्रांसिस्को जगह है अमेरिका में, वहाँ पे स्थापना हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सोहन सिंह भागना जो इसके प्रेसिडेंट है, कौन थे प्रेसिडेंट, सोहन सिंह भागना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विथ हुम डिड रसिया साइन द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क, रसिया किसके साथ ये ट्रीटी साइन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किसके साथ बताइए, जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1918 में लेनिन था, 18 में किया था ब्रेसलिट वार। इसके बाद रसिया क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार 1 से बाहर हो गया था, कि अब हम वर्ल्ड वार में नहीं इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, बहुत नुकसान हो चुका था। तो ब्रेस्ट रसिया और जर्मनी के बीच में ट्रीटी था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इज द एपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन का सर्वोच्च निकाय कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन भी आगे पूछेगा, तो ये तो बार क्वेश्चन रिपीटेड है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एपेक्स बॉडी कौन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA,
ठीक है। एनडीए में एपेक्स बॉडी मतलब सबसे ऊपर हायर अथॉरिटी कौन सा है? एनडीएमए। याद रहेगा, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। दामोदर रिवर इज द मेन कॉज ऑफ फ्लड इन विच स्टेट? दामोदर जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। आपको मैप में बताया था छोटा नागपुर प्लेट्यू, बताइएगा कहाँ है छोटा नागपुर प्लेट्यू? वहाँ से कौन सा नदी निकलता है? दामोदर कहाँ जाता है? वेस्ट बंगाल में। तो कौन सा राज्य में फ्लड लाएगा, बाढ़ लाएगा? दामोदर ने किस राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण है? वेस्ट बंगाल। अब नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव, ये अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं लास्ट में। ये क्वेश्चन देख लीजिए 20वां। व्हेन डिड बिहार फेस सीवियर ड्राउट? 1966 में। कब? 1966 में। अब आ जाइए अर्थक्वेक वेव के बारे में। ये थोड़ा आपको समझने वाला टॉपिक है, 3 से 4 मिनट लेंगे, आप समझ लीजिए। इसके बाद हम क्लास को रोक देंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएगा। अर्थक्वेक में क्या क्या जानेंगे हम? डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक कौन कौन सा है? देखिए 2 टाइप का अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ठीक है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपिक तरंग कौन सा है? देखिए अर्थ है तो इसमें 2 टाइप का वेव होता है। एक होता है आपको सरफेस वेव, ठीक है, सरफेस वेव। एक होता है बॉडी वेव, ठीक है, बॉडी वेव। बॉडी वेव मतलब जो धरती के अंदर जाता है उसको हम बॉडी वेव कहेंगे, और सरफेस वेव जो बॉडी के सतह पे चलता है उसको हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव। क्या कहते हैं? सरफेस वेव। ये समझ में आ गया, ठीक है। फोकस क्या होता है? फोकस होता है जहाँ से भूकंप धरती में ओरिजिनेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और यहाँ से तरंग निकलता है, क्या निकलता है? तरंग। और ये सबसे पहले जहाँ जाके हिट करता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। कोई दिक्कत नहीं है, ईपी सेंटर। हिंदी में भी उसको ईपी सेंटर कहेंगे। और फोकस जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। ये 2 टाइप का होता है बॉडी वेव। 2 टाइप, जो धरती के अंदर वेव चलता है वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में, सेकेंडरी वेव, ठीक है। पहले आंसर जान लीजिए इसका। विच इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव? एल वेव। कौन सा? एल वेव। एल वेव को लव वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लव वेव। अब समझिए, तो प्राइमरी वेव ये बॉडी वेव है दोनों, प्राइमरी और सेकेंडरी। पी वेव इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पी वेव। एस वेव सेकेंडरी वेव। ये क्या होता है? पी वेव प्राइमरी वेव। ये क्या होता है? ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये जो अगर पार्टिकल, ये बॉडी है तो ये ऐसे ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे ही ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये फिजिक्स का टर्मिनोलॉजी आपको ये याद रखना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पी वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, तीनों से पास होता है, तीनों से पास होता है। लेकिन एस वेव केवल आपको सॉलिड से पास होता है, पास ओनली थ्रू सॉलिड। कोई दिक्कत नहीं है, सॉलिड से पास होता है। और पी वेव तीनों से पास होता है। ये जो बॉडी वेव है ये अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। अब सरफेस वेव क्या होता है? सरफेस वेव 2 टाइप का होता है, ये भी एल वेव और रेले वेव। सबसे डेंजर रेले वेव होता है, ये भी याद रखिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसीलिए क्या हो जाएगा? एल वेव, ठीक है। एल वेव, सरफेस वेव 2 टाइप का होता है जो सरफेस पे चलता है, ठीक है, ठीक है। रेले वेव ऐसे रोटेट करता है, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा फिर आगे जाएगा, मतलब ये और डेंजर होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सरफेस वेव जो बॉडी पे ट्रेवल करता है और बॉडी वेव जो बॉडी के अंदर को ट्रेवल करता है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे डेंजर लव वेव, रेले वेव्स, ये दोनों सरफेस वेव का टाइप है। सरफेस वेव का 2 टाइप, रेले वेव RAY LEIGH और एल वेव, लव वेव, दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है।